हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का 4 चैप्टर जो कि है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो अभी तक हम लोग जानते थे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है या लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है, ये जानते थे। अब हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, उसमें से अगर टू वेरिएबल दिया है तो उसकी वैल्यूज कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। तो इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए इंट्रोडक्शन से फटाफट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग का जो चैप्टर का नेम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो पहले इसको डिकोड करते हैं कि आखिर ये है क्या, इसका मतलब क्या है। तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है? लीनियर इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा था। लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसकी डिग्री क्या हो, वन। ठीक है, क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 होती है। डिग्री वाला कॉन्सेप्ट मैंने सेकंड चैप्टर जो पॉलिनॉमियल था उसमें बताया था। अब यहाँ वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स, वेरिएबल क्या होते थे ये भी मैंने बताया है कि जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, ए बी, जो भी, मतलब तुम एक ऐसी चीज़ जिसका तुम वैल्यू चेंज कर सकते हो उसे हम लोग वेरिएबल कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग दो वेरिएबल्स यूज़ करेंगे। क्या? दो वेरिएबल्स। तो यहाँ बेसिकली हम लोग यूज़ करेंगे एक्स और वाई एज अ वेरिएबल। तो इसको हम लोग एक वेरिएबल मानेंगे। तो यहाँ दो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, एक्स और वाई। तो इस पूरे चैप्टर का मतलब क्या है, लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे जिसकी डिग्री 1 है और उसमें कितने वेरिएबल होंगे, एक नहीं दो वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब जैसे जब हम लोग ने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा था तो उसमें हम लोग ने कैसे पढ़ा था, एक नंबर लाइन है। ठीक है, उस नंबर लाइन पे हम लोग कोई सोल्यूशन निकाल लेते थे। मान लो लिखा है 3x+1 = 0। तो अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो क्या आ जाएगा, ये -1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी -1/3। तो इस -1/3 को अगर मैं प्लॉट करूँ तो कहीं इधर लेफ्ट साइड में यहाँ प्लॉट हो जाएगा। तो ये x की वैल्यू हो गई। यहाँ पे सिर्फ हम लोग क्या देखते थे, सिर्फ x की वैल्यू आती थी। लेकिन लास्ट चैप्टर में हम लोग ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में x और y दोनों का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, इसलिए हम लोग के पास दो वेरिएबल आ गए। यानी अगर x y की वैल्यू निकालेंगे तो वो कहीं ऐसे कहीं ऐसे कहीं ऐसे प्लॉट हो जाएगा। वो सब बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी इस चीज़ की हमें नहीं ज़रूरत है, अभी ये हम नहीं पढ़ेंगे। लेकिन हम लोग को ये जानना जरूरी है कि x क्या है, y क्या है, इसको निकालते कैसे हैं। तो ये समझ में आ गया होगा कि एक नंबर लाइन है, हो सकता है इसमें कुछ भी हो। यहाँ 0 है, कोई वैल्यू ले लो, x 2x+7 या लो -7 = 0 लिखा है। तो x = क्या आ जाएगा, 7/2, जो कि यहाँ कहीं पे आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग ने ये पढ़ा था नंबर लाइन के केसेस में। लेकिन अब हो गया है मतलब चेंज, क्योंकि अब हम लोग की जगह x के साथ साथ y भी आ गया है। तो अब इन सब चीज़ों को कैसे सॉल्व करेंगे, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे थे। स्टैंडर्ड इक्वेशन मतलब कि उसको अगर मैं बताऊं कि ये है तो उसको दिखने में कैसा होना है। हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड होता है ना, कि मान लो एक फ़ोन है तो फ़ोन कैसा दिखना चाहिए, एक छोटा सा कॉम्पैक्ट जो है 6.4 इंचेस 7 इंचेस का होना चाहिए। एक लैपटॉप है तो ऐसे होना चाहिए, मतलब ओपन होना चाहिए। तो हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड है, मतलब ये फालतू कंपैरिजन है, लेकिन ऐसे समझो कि हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड होता है ना। किसी चीज़ फिक्स चीज़ होती है ना, उसी के बेसिस पे हम लोग सब कुछ डिसाइड करते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ भी देखते हैं। एक स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है लीनियर इक्वेशन की, तो उसमें क्या होगा, दो वेरिएबल्स होंगे जो कि हम लोग एक्स और वाई ले लेंगे। अब यहाँ ए बी सी भी वेरिएबल हैं, बट हम लोग यहाँ पे ए बी सी एज अ कॉन्स्टेंट यूज़ करें। क्या, ये जो ए बी सी है ये क्या है, कॉन्स्टेंट है। ये कोई नंबर है, 2 3 7 8 9 कुछ भी हो सकता है। तो एक लीनियर इक्वेशन कुछ इस तरह दिखनी चाहिए हमें। फॉर एग्जाम्पल मान लो 2x - 3y + 7 = 0। तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल हैं और दोनों की पावर क्या है, डिग्री क्या है, 1 है। उसी तरह मान लो 4x + 7y + 19 = 0। ये भी एक लीनियर इक्वेशन, वन वेरिएबल, टू वेरिएबल। अब सपोज करो यहाँ लिखा है x - 3y = 7। तो क्या ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, सॉरी टू वेरिएबल है या नहीं है? बिल्कुल है, बस स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ठीक है ये भी, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं। तो इसको चेंज करेंगे तो ये कैसे दिखेगी, अगर मैं 7 को लेफ्ट साइड में ले आऊँ तो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा। हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। उसी तरह 2x माइनस या इक्वल टू 4y + 17, ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब चाहे इसको इधर ले आओ चाहे इसको इधर ले आओ, मतलब सब कुछ एक साइड में होने चाहिए। लेफ्ट साइड में होगा वो, उस इक्वेशन को हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन कहते हैं। कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि कांस्टेंट टर्म हो ही। x = y, ये भी एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। क्यों, x - y = 0। देखो दो वेरिएबल हैं, इनका जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 1 है, बात खत्म। यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, 2 है, यहाँ 3 है। तो कोफिशिएंट क्या होता है ये पता ही है, मैंने पॉलिनॉमियल वाले चैप्टर में बताया। इनको क्या कहते हैं, ठीक है, ये हो गए वेरिएबल्स, ये कांस्टेंट। इन कांस्टेंट जो x के आगे या वेरिएबल के आगे जो लिखे होते हैं उनको हम लोग कोएफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, तो ये टर्म क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है,
फिर कोफिशिएंट क्या होता है, और वो किसी भी तरह होने चाहिए। बस उस पूरे जो पॉलिनॉमियल या पूरे जो एक्सप्रेशन लिखा होगा ना, उसमें 2 वेरिएबल होनी चाहिए, दोनों की पावर 1 होनी चाहिए। इतना केस सेटिस्फाई करे वो एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। अब वो चाहे जैसे हो सकता हो, सब कुछ राइट हैंड साइड में हो सकता है, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में हो, या हो सकता है कुछ पार्ट लेफ्ट में हो कुछ राइट में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये 2 केस सेटिस्फाई, कौन सा केस, ये 2 चीज़ें सेटिस्फाई करनी चाहिए कि वहाँ पे 2 वेरिएबल होने चाहिए, ठीक है, और डिग्री जो है कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। बस ये 2 पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे, वो एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, बात खत्म। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। देखो यहाँ फालतू सा सवाल है, क्या लिखा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये याद रखना कि जो ये प्लस साइन लिखा है ना, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी चीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए। हो सकता है बी की वैल्यू या सी की वैल्यू -3 हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3y आ जाएगा। तो उसको चिंता मत करो, वहाँ पे साइन कुछ भी हो सकता है, वो सिर्फ एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है कि वैसी दिखनी चाहिए, वहाँ साइन से मतलब नहीं है। अब बोला गया कि इसको सारी चीज़ों को एक स्टैंडर्ड फॉर्म यानी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर्म में लिखो। तो पहला अगर मैं पार्ट लूँ तो उसमें क्या लिखा है, x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो अगर ये लिखा है तो देखो, अगर देखो तो y का कोफिशिएंट क्या लिखा है, y का कोफिशिएंट देखें तो 1/5 लिखा है, लेकिन हमें कैसे चाहिए, b यानी ऊपर चाहिए, बस इनको ऊपर चाहिए, हर चीज़ एक सिंपल फॉर्म में चाहिए। तो चलो एलसीएम ले लेते हैं, सबका एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा, ये 5x हो जाएगा माइनस वाई हो जाएगा अपॉन -50 हो जाएगा अपॉन 5 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब 5 में उधर भेज दूँ तो 5x माइनस वाई माइनस 50 इज इक्वल्स टू 0। बस आ गया, देखो ax हो गया, by हो गया और ये c हो गया। यहाँ पे अगर मैं तुमसे पूछूं कि a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू यहाँ क्या है, 5 है। उसी तरह b की वैल्यू क्या है, वो है -1, और c की वैल्यू क्या है, वो है -50। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था, प्लस साइन से कोई मतलब नहीं है, c -50 भी हो सकता है और b -1 भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे हुआ है, और हो सकता है पॉजिटिव में आए, जैसे कि अगले इक्वेशन में देखते हैं हम लोग। फिर से अगला इक्वेशन में देखूँ तो इसमें लिखा -2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। तो इसमें तो कुछ भी नहीं है, -2x को इधर ले आओ प्लस 3y -6 इक्वल्स टू 0। अब बस यहाँ पे ये रहता है कि हम लोग थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म यूज़ करें, ये भी यहाँ भी सही है, बात करते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू -1 है, -2 है, b की वैल्यू 3 है और c जो है -6 है। बट यहाँ पे हो जाता है कि हम लोग हमेशा जो वैल्यूज़ हैं उनको सिंपल रखना चाहते हैं। जो इक्वेशन देखो थोड़ी सी भद्दी सी दिख रही है ना, क्योंकि माइनस दिख रहा है, बीच में माइनस हो तो नहीं बेकार लगता है, लेकिन जो आगे माइनस हो तो बेकार लगता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इस पूरे को अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ या -1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ये माइनस वाला 2x हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा और ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा। अब देखो ये हम लोग की फाइनल इक्वेशन, देखो ये कितनी सुंदर से लग रही है। अब तुम खुद ही देखो, है कोई मुझसे अच्छा, मुझसे सुंदर कोई दिख रहा है, नहीं ना। देखो तुम इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन को थोड़ा सा लगेगा कि जो दूसरी वाली इक्वेशन है वो प्यारी लग रही है। तो यहाँ हर चीज़ प्यारा लगने के लिए नहीं होता, लेकिन हम लोग इसी तरह लिखते हैं कि जो a होना चाहिए वो ट्राई करते हैं कि जो a की वैल्यू वो पॉजिटिव हो। तो एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में 0 इक्वल्स टू में, एलसीएम मतलब डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होना चाहिए, एलसीएम से लेकर उसको भी खत्म कर दो। और तीसरा पॉइंट जो है वो है जो ए होना चाहिए वो ट्राई करना पॉजिटिव रखने का, और बस हम लोग को इक्वेशन मिल जाएगी। तो यही हम लोग का ये क्वेश्चन हो गया यहीं पे। इसी तरह के फालतू क्वेश्चन मिलेंगे कि इनको ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिखो। अभी आगे देखते हैं। अब यार देखो, पूछा सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, एक सोल्यूशन कितने, मतलब एक सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन पूछा है कि एक लीनियर इक्वेशन के कितने सोल्यूशन हो सकते हैं या क्या सोल्यूशन होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, यानी जो एक्स वाई है उसकी वैल्यू क्या होगी। अब सपोज करो एक फुटबॉल मैच है, छोटा सा या कोई बड़ा बोल देता है, चलो फुटबॉल मैच ले लेते हैं। एक फुटबॉल मैच हो रहा है, वहाँ पे एक टीम है, क्या, टीम ए, उसने एक स्कोर किया x, टीम बी उसने स्कोर किया y। अब बोला जा रहा है जो दोनों टीमों का सम है स्कोर का वो मान लो 7 आ रहा है। देखो x प्लस वाई जो है इसका सम क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, मैंने इंटेंशनली नहीं लिखा था। तो x प्लस वाई की वैल्यू 7 आ रही है, यानी कि x क्या है, टीम ए का गोल है, y क्या है, टीम बी का गोल है। ठीक है, अब हो सकता हो, अब इसका दोनों का सम 7 आ रहा है, तो x और y की कितनी वैल्यू हो सकती है, सोचो। हो सकता हो टीम ए ने 1 गोल किया हो और y ने 2, तब भी 7 आएगा। हो सकता है इसने 2 किया हो, इसने कितने किए हो,
लेट अस सपोज इसने कितने बचे, कितने 5 ही तो हुआ, तो ये 5 आ जाएगा। उसी तरह हो सकता है इसके 3 किए हों और इसने 4 किए हों, तब भी 7 आएगा। और इसका उल्टा भी हो सकता है, ये 4 किया हो, ये 3 किया हो, ये 5 किया हो, ये 2 किया हो और ये 6 किया हो, ये 1 किया हो। और 2 पॉसिबिलिटीज़ और है, हो सकता है 7 के 7 गोल किसने किए हैं, एक ही टीम ने किए हैं, ठीक है। तो ये इतनी पॉसिबिलिटीज़ बन जाती हैं इस इक्वेशन की, ठीक है, इस इक्वेशन की। लेकिन यहाँ पे हम लोग खाली इंटीजर ही ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है गोल हमेशा इंटीजर होगा, ऐसा तो होगा नहीं कि आधा गोल हो गया या 1/3 गोल हो गया। तो यहाँ पे सिर्फ इतनी ही पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। बट लेकिन अगर मैं इस सारे सिनेरियो को हटा दूँ, यानी इस फुटबॉल मैच को हटा दूँ, सिर्फ ये रखूँ कि x + y = 7 के कितने वो हो सकते हैं, क्या कितनी सोल्यूशंस हो सकते हैं। मैं ये सिनेरियो हटा दूँ, ये थॉट हटा दूँ कि ये फुटबॉल मैच के बारे में है, तब इसका रिजल्ट क्या होगा? क्या तब भी एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ सोल्यूशंस मिलेंगे? ये क्या है, एक तरीके से सोल्यूशंस है। ये क्या है, सोल्यूशंस है कि 3 4 x की वैल्यू 3 हो गई, y की वैल्यू 4 हो गई, तो ये सोल्यूशन है। तो क्या तब भी डेफिनेट सोल्यूशन होगा? सोचो, बिल्कुल नहीं, डेफिनेट सोल्यूशन नहीं होगा। अगर मैं ये सिनेरियो हटा दूं कि फुटबॉल मैच है, तो x + y = 7 की इनफाइनाइट, कितना इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती हैं। क्यों? सोचो, मैं x की कुछ भी वैल्यू रख सकता हूँ। x की वैल्यू 1/3 रख दूँ, ठीक है। y की वैल्यू मान लो क्या रख दूँ, 27 कितना होता है, 7 3 कितना होता है, मान लो यहाँ पे मेरे को 20/3 लिख दूँ, तब भी इसका सम क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह मैं कुछ भी रख दूँ 2/3, फिर मतलब जो भी है, मतलब फ्रैक्शन रख लो, रियल नंबर रख दो, एनीथिंग, मतलब जो तुम्हें पॉसिबिलिटी लग रही है वो रख दो। तो x + y की इनफाइनाइट सोल्यूशन होगी, इनफाइनाइट मतलब कुछ भी हो सकता है 1.3। अब हो सकता है x की वैल्यू 1.3 हो और इसकी वैल्यू हो 5.7, तब भी इसका सम कितना आएगा, 7 आएगा। हो सकता है x की वैल्यू 2.3 हो और इसकी वैल्यू 3.7 हो, तब भी इसका सम क्या आएगा, 7 आएगा। तो ये क्या हो गया, ये इनफाइनाइट सोल्यूशन है, 3 नहीं होगा शायद 4.7, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक इनफाइनाइट सोल्यूशन है, यानी किसी भी लीनियर इक्वेशन का, ये टर्म मैं लिख देता हूँ। अब ये पॉइंट क्या है कि a linear equation in 2 variable has infinitely many solutions। यानी एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। बस बात खत्म, यहीं पे टॉपिक खत्म होता है। अनटिल एंड अनलेस कोई सिनेरियो या कोई मतलब प्रॉपर्टी, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो। जैसे कि अगर मैं एक फुटबॉल मैच ले लूँ या एक क्रिकेट मैच ले लूँ या कुछ भी ऐसा चीज़ ले लूँ, ठीक है, तो वहाँ पे एक डेफिनेट केस आ जाता है कि अब x + y = 7, अगर टीम A के गोल x है, टीम Y के गोल y है, टीम B के गोल y है, तो दोनों का सम 7 है, यानी कि x और y हमेशा क्या होंगे, इंटीजर होंगे। तो उसके तो डेफिनेट केस बने थे, उससे ज़्यादा केसेस नहीं हो सकते, ठीक है। लेकिन अगर एक जनरल टर्म में लूँ कि x + y एज अ लीनियर इक्वेशन ट्रीट होगी, तो उसके कितने सोल्यूशन हो सकते हैं, तो इन्फाइनेटली मैनी सोल्यूशन। बात यही खत्म है। इस पूरे चैप्टर का अभी तक का सार बस इतना ही है कि हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा एक चीज़ बता देता हूँ जो कि शायद यूज़ नहीं आएगा तुम लोग को, अभी आगे आएगा। कि मान लो अगर तुम इस सॉल्व करोगे ना, तो मान लो x + y = 7 है ना, तो अगर मैं x की वैल्यू क्या निकालूँ, क्या मान लो 2 मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ 5, तब 7 आ रहा है। यानी x की वैल्यू कितनी है, 2 है, और y की वैल्यू क्या है, 5 है। तो यानी अगर मैं इसको प्लॉट करूँ, जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग जानते थे, 2,5 प्लॉट करना हो तो कैसे करेंगे, तो 2 हमें कहीं यहाँ मिलेगा और 5 कहीं यहाँ मिलेगा, तो 2,5 ऐसे करके हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। गॉट इट? तो ऐसे करके हम लोग प्लॉट करेंगे। आगे 10th में तुम लोग को आएगा जहाँ पे तुम्हें लीनियर इक्वेशन दी होगी 2 वेरिएबल्स में, तुम्हें जो है पॉइंट प्लॉट करने होंगे, ठीक है। तो अभी आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ लिखा है फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ दिस। क्या सिंपल है, लिखा है 4x + 3y = 12। अब बोला 4x + 3y = 12 के इक्वेशन लिखो, सॉल्यूशंस लिखो। तो कितने, हमने क्या था इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। तुम कुछ भी पुट कर दो, तो तुम x की वैल्यू कुछ भी रखो, y की वैल्यू जो निकल आएगी वो हो जाएगा सॉल्यूशन। तो इसने 2 बोले, तो हम लोग सबसे ईजी रखते हैं। x की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूँ, ठीक है, पहला निकालने के लिए हम क्या करते हैं, x की वैल्यू 0 रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 × 0 + 3y = 12, यानी ये हो गया 0, तो 3y = 12, तो y कितना आ गया 4, ठीक है, 3 4, ठीक है, तो y = 4 आ गया। बात यही खत्म हो गई। अब मुझे सिर्फ 2 ही लेने हैं, तो एक और ले लेते हैं, यहाँ पे y 0 ले लेते हैं। मैंने क्या बताया था कि 0 भी हो सकता है एक केस, तो 0 ले लेते हैं।
तो 4 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 0 इक्वल्स टू 12, तो ये 0 हो गया, 4x इक्वल्स टू 12, तो ये 3 से कट जाएगा, तो x की वैल्यू 3 आ गई। यानी एक सोल्यूशन हमें क्या मिला 0,4 और दूसरा सोल्यूशन क्या मिला 3,0। तो ये दो सोल्यूशंस हैं हमारे इस इक्वेशन के। उसी तरह कुछ भी रख सकते हो, मान लो मैंने लिख दिया x की वैल्यू मान लिया मैंने 1, ठीक है, तो देखो क्या आता है 4 इंटू 1 प्लस 3y इक्वल्स टू 12, तो 4 उधर चला जाएगा, 3y इक्वल्स टू 12 माइनस 4 जो कि हो जाएगा 8, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ गई 8/3। तो अब हम लोग को क्या मिल गया अगला इक्वेशन 1,8/3। तो ऐसे इन्फाइनेटली मैनी सोल्यूशंस मिल सकते हैं। तुम y की वैल्यू 1 रखो तो तुम्हें दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा, तुम क्या कहते हैं y की वैल्यू या x की वैल्यू 1/3 रखो 1/4 रखो तो कुछ और मिलेगा। तो ऐसे तुम्हें बहुत सारे सोल्यूशंस मिल सकते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन मिल सकते हैं, तुमको जो मन हो वो रख के निकाल सकते हो। तो एक यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म चीज आती है कि आखिर ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है ना, वो रिप्रेजेंट क्या करता है, ठीक है, वो रिप्रेजेंट क्या करता है, आखिर उसका मतलब क्या है। तो जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है ना, मतलब अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं तो ये इक्वेशन एक नंबर या एक लाइन रिप्रेजेंट करती है। क्या एक लाइन रिप्रेजेंट करती है। सपोज करो एक ये क्वाड्रेंट है, ठीक है, तो इस पे एक लाइन होगी कोई, इस वैल्यूज को पुट करके मान लो मैं एक ये वाले लेता हूँ 0, एक आ गया था मेरा 3,0 जो कि कहीं यहाँ पे होगा, और एक आया था क्या 0,4 शायद आया था, तो 0,4 यहाँ कहीं पे होगा। तो इन दोनों से पास होने वाली जो लाइन होगी ना, ये यही है हमारी ये लाइन 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 2। तो ये मैं सिर्फ इंटरेस्ट के लिए बता रहा हूँ, ये भी 10th में तुम आराम से ये भी बहुत सारा पूरा चैप्टर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल फिर से आएगा, उसमें ये सब तुम्हें करना पड़ेगा कि पॉइंट निकालो, लाइन प्लॉट करो। तो यहाँ भी जानना जरूरी है कि आखिर ये जो लीनियर इक्वेशन होती है बताती क्या है। तो लीनियर इक्वेशन क्या बताती है हमें, लीनियर इक्वेशन हमें बताती इन टू वेरिएबल्स हमें बताती एक लाइन, हर लाइन का कोई ना कोई एक पर्टिकुलर क्या होगा रिप्रेजेंटेशन होगा। यानी जो 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 12 है ना, वो सिर्फ यही लाइन हो सकती है, जो ये वाली लाइन है ना, जो ये वाली लाइन है ना, ये जो अभी मैंने बनाई है 4x प्लस 3y इक्वल 12 सिर्फ यही लाइन है, तुम किसी और लाइन को इसके कंपेयर नहीं कर सकते हो। सपोज तुमने बना दिया ऐसे करके एक लाइन इसके एकदम पैरेलल, तो वो कोई और लाइन होगी, उसकी हो सकता है इक्वेशन 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 हो जाए 10 हो जाए कुछ भी हो जाए, मतलब कहीं भी कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा, लेकिन वो पूरी पूरी यूनिक लाइन होती है, ठीक है। और इस लाइन पे क्या होगा, इस लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, क्या इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। तो होप तुम लोग को बात क्लियर हो गई होगी कि क्यों इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। सिंपल सी बात, एक लाइन रिप्रेजेंट कर रही है और एक लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं। तो इनफाइनाइट पॉइंट्स जो होते हैं वो इसीलिए होते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन के, क्योंकि वो एक लाइन होती है और एक लाइन पे हमें पता है दो नंबर के बीच में जब इनफाइनाइट पॉइंट होती है तो चलो लाइन है, ठीक है। होप तुम लोग को ये बात क्लियर होगी कि एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या रिप्रेजेंट करता है, एक नंबर लाइन, सॉरी नंबर लाइन नहीं, एक लाइन रिप्रेजेंट करती है। अभी फटाफट एक सवाल और देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 है, इज अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू k। बहुत सिंपल सोल्यूशन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी का सबसे कठिन वो मान लो, लेकिन ऐसे मतलब अभी तुम लोग को बहुत आसान लगेगा ये सब, और लिटरली ये सब है। बोला जा रहा है कि एक सोल्यूशन दिया है जहाँ पे x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है, और उसके लिए इक्वेशन क्या दी हुई है, इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू k। तो बोला कि की वैल्यू निकालो। ये मतलब इसमें लग रहा है कि तुम्हें दिमाग, इसमें तुम्हें लग रहा है कि तुम 9th स्टैंडर्ड में होनी चाहिए इसके लिए। भाई कक्षा 6 का बच्चा भी कर ले, उठा के वैल्यू रखो ना इसमें, x की वैल्यू मैं 2 रख देता हूँ, ठीक है, प्लस 3 y की वैल्यू 1 रख देता हूँ इक्वल्स टू k। क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये k हो जाएगा। तो k की वैल्यू सिंपल सिंपल 4 + 3 7 हो गया। देखो यार ये कुछ तो रीज़न है यार, मुझे लग रहा है यार कुछ तो ये नंबर है। देखो मैंने इंटेंशनली कोई नंबर नहीं उठाया, मैं ये क्वेश्चन नोट के लाया, आ जाता हो जाता है। तो बात समझ में आई, इस क्वेश्चन में क्या था, एक्स और वाई की वैल्यू इक्वेशन में रख दो, के की वैल्यू आ गई, कच्चे से नहीं। बस बात करता हूँ। तो इसी तरह के और सवाल मिलेंगे, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी आगे बढ़ने का मतलब है ख़त्म करता हूँ। तो ये छोटा सा चैप्टर छोटे से टाइम में छोटी छोटी बातें करके सब खत्म हो गया। तो इसी तरह और भी चैप्टर्स आएंगे, और भी लेक्चर्स आएंगे, सारा क्रिस्प रहेगा। तो इसमें मैं जितने भी लेक्चर कवर करता हूँ उसमें कॉन्सेप्ट बताता हूँ, एक आध एग्जांपल बता के क्लियर करता हूँ। लेकिन ये मत सोचना कि उसमें क्वेश्चंस नहीं होंगे, क्वेश्चंस के लिए अलग वीडियोस आएगी जिसमें हमें हर चैप्टर के 10 से 15 क्वेश्चन बेस्ट उठाऊंगा और उसको सॉल्व कराऊंगा। और अगर तुम लोग को एनसीईआरटी का सोल्यूशन चाहिए देन ऑल्सो यू कैन कमेंट, बताना, अगर जरूरी होगा तो मैं ज़रूर करूँगा। तो जैसे कि हर वीडियो में बोलता हूँ,
जाके एनसीईआरटी सॉल्व करो, उसके बाद कोई भी बुक उठा लो मैथ्स की, उसको सॉल्व करो और इस चैप्टर का हर कॉन्सेप्ट क्लियर करके फिर नेक्स्ट चैप्टर के लिए मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग।